दुर्गंधी आती थी, वहां नॉलेज सिटी बन गई। अगर बनाने की इच्छा है तो सब कुछ हो सकता है और इसलिए पूरे देश का विकास हो रहा है। सिंचाई की जैसी बात प्रफुल्ल भाई ने अभी की, हमने सोलर पंप लाया और एक कुएं पे मेरे आपसे अनुरोध है कि मेरे खुद के खेती में 7.5 हार्स पावर के 3 सोलर पंप है, पर कुएं में पानी नहीं था। जब सरकार की योजना थी, मैंने हमारे यहाँ नदी का खोलीकरण धुंधीकरण किया। मुझे जो 5 डॉक्टरेट डिग्रीज मिली है वो कृषि विज्ञान में मिली है। तो हमने एक छोटा सा काम किया कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। मैंने अकोला में पंजाबराव कृषि विद्यापीठ में 36 तालाब बना के दिए फुकट में। वेटरनरी यूनिवर्सिटी में 1000 अमृत सरोवर बनाए, नदी नालों का खोलीकरण किया। और जब मेरे गांव में भी किया तो मेरा अभी जो कुएं पे पंप है 7.5 हार्स पावर के, वो 8 घंटे चलते हैं और मेरी 60 एकड़ जमीन पूरी इरिगेशन में आई। और मेरे यहाँ 1 एकड़ में 10 एकड़ गन्ना था, 88 टन गन्ना हुआ और सोयाबीन 11 क्विंटल हुआ। अवार्ड मिल गया, मेरी पत्नी खेती देखती है। अगर हमारे किसान का अगर विकास करना है तो हमारे यहाँ किसानों को उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी, अलग अलग प्रयोग करने पड़ेंगे। अभी हमारे सरकार ने नैनो यूरिया लाया, नैनो मिश्रकत लाया। अब 1 एकड़ गन्ने में 4 बोरे यूरिया, 4 बोरे मिश्रकत लगते हैं। आप क्या करते हैं? आप जो धान की फसल है उसमें केमिकल फर्टिलाइजर खरीद के फेंक देते हैं। ये मत करिए। हमने ड्रोन लाया है। अब मेरे यहाँ ड्रोन से जब हम यूरिया, नैनो यूरिया और नैनो मिश्रकत स्प्रे करते हैं तो 1 एकड़ में 4 बोरे के बजाय 2 बॉटलों में काम होता है। तो 1 एकड़ में 5-6 हजार रुपए की बचत है। जब आप खाद फेंकते हो तो 75% खाद वेस्ट होता है, जमीन को खराब करता है। अब जब ड्रोन से स्प्रेइंग करते हो तो करीब 25% वेस्ट होता है, 75% प्लांट हो जाता है। अब तो मालूम है, मैं बड़े प्रमाण में गन्ना लगाया, अभी 4 साल शुगर फैक्ट्री चलाते हैं। अभी यवतमाल जिले में बसंतराव में एक फैक्ट्री भी हमने ली है, प्रफुल्ल भाई भी के इनका भी कारखाना है। और मैं कहता हूँ जो पिछले जन्म पाप करता है वो शुगर फैक्ट्री ना। प्रफुल्ल भाई ने अनुभव लिया, मैं ले रहा हूँ हर साल 30 करोड़ का घाटा होता है, बाकी इससे पैसा निकाल के बैंक का कर्जा चुकाते हैं। पर एक दिन हमारे यहाँ गन्ना अच्छी तरह से आना शुरू हुआ और मेरा विश्वास है कि हमारे किसान की प्रगति और विकास के लिए आवश्यक है टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। जैसे आपके पास ट्रैक्टर है, मरनी यंत्र है, हमारी सरकार ने ड्रोन की योजना लाई, नैनो यूरिया लाया। आप जितना 1 एकड़ में खर्चा कर रहे हैं वो खर्चे में बचत होगी। मैंने खुद अपने खेती पे किया और 3500 एकड़ गन्ने पे प्रयोग किया, सब जगह उत्पादन बढ़ा। वो बात सिद्ध होने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि जो उत्पादन खर्च है वो कम करना, जो हमारे तनस, पराठी, टुराठी इसका उपयोग करना और उसके आधार पर ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक फार्मिंग को बढ़ावा देना। गुजरात के गवर्नर साहब को हमने बुलाया था, नागपुर में उनकी किताब का मराठी अनुवाद किया प्राकृतिक खेती पर। और बड़े प्रमाण पर भी एग्रो विजन है, 22, 23, 24 को नागपुर में 3 लाख 4 लाख किसान आते, 40 विषयों पर वर्कशॉप होता है। हमारे देश में किसानों की प्रगति कैसे हो, खेत के लिए पानी कैसे मिले, युवाओं को रोजगार कैसे मिले और हमारे देश की जनता की गरीबी कैसे दूर हो, यही विचार सामने रखकर सरकार ने काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में, आरोग्य के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में अनेक योजनाएं लाई। अब हार्ट का ऑपरेशन होगा, कोई आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री आयुष्य योजना में लाखों लोगों का सेवा हम कर सकते हैं। मेरे यहाँ तो ऑफिस है, रोज हार्ट के मैंने 50,000 से ज्यादा हार्ट पे ऑपरेशन कर दिए, 900 लोगों को पैर लगा के दिया।
किसी को हाथ लगा के दिए, 1 लाख लोगों को चश्मे दिए, सब बातें हुई, क्योंकि हमारी राजनीति है, सेवा की राजनीति है। इस समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को भगवान मानकर हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे, और जिस दिन उसको रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। ये बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय का चिंतन है। मुझे बहुत मौके मिले, मैंने बहुत हाईवे बनाए, रोड बनाए, टनल बनाई। आप अरुणाचल जाओ, मेघालय जाओ, त्रिपुरा जाओ, कश्मीर जाओ, कारगिल के लिए कहीं भी जाओ। तो मुझे एक टीवी वाले ने पूछा, विदेशी चैनल थी, कि आपके लाइफ में आपने सबसे बड़ा काम कौन सा किया? तो मैंने कहा, मैं जब मंत्री बना तो इस देश में 1.5 करोड़ लोग आदमी आदमी का ढोने का काम करता था, और बंगाल में और झारखंड में तो अपने कंधे पर जू रखकर आदमी को ढोता था। राम मनोहर लोहिया जी कहते थे, मैं जिंदगी भर इस रिक्शा में नहीं बैठूंगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि जिस दिन ये प्रथा खत्म हो जाएगी वो हिंदुस्तान के इतिहास का सुनहरा दिन होगा। मैं काम को लगा, IIT, इंजीनियर्स, इंडस्ट्री सबको साथ में लिया, और मैंने मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा देश में लाई। और आज मुझे खुशी है कि जो अपने पीठ पर 1 क्विंटल का बोरा उठाता था अब कोई उठा नहीं रहा है। 1.5 करोड़ लोग आदमी को ढोने के बजाय इलेक्ट्रिक रिक्शा चला रहे हैं, और अब केवल पुरुष नहीं चला रहे तो हमारे बहनें भी ई रिक्शा चला रहे हैं, और एक प्रकार से उनको स्वाधीनता मिली। आप कहीं भी जाइए, आसाम में जाइए, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, बंगाल, ओडिशा, झारखंड, सब जगह साइकिल रिक्शा बंद हो गया। मानवता के आधार पर यह सबसे अच्छा काम हुआ, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे अनेक काम हमारे सरकार ने किए, और इन छोटी छोटी बातों से गरीब आदमी के हितों की रक्षा की। आज महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहन योजना लाई। अब लाडली बहन योजना क्यों लाई? क्योंकि हमारे बहनों के लिए, उनके उदर निर्वाह के लिए, जैसे भाऊबीज के दिन में हम किसी को, कोई हमारे बहन को कोई प्रेजेंट देते हैं, वैसे महाराष्ट्र की सरकार ने अपने बहनों के लिए लाडली योजना लाई। मुझे विश्वास है कि सब योजनाओं के पीछे गरीब आदमी का कल्याण कैसे हुए विचार। कांग्रेस पार्टी ये बात नहीं सोचती। वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं भाजपा वालों को 400 जगह मिलेगी तो बाबा साहब का संविधान बदलेगा। अब बाबा साहब का संविधान कोई बदल ही नहीं सकता। मैं लॉ ग्रेजुएट हूं। सुप्रीम कोर्ट में केस चली थी, चीफ जस्टिस और 7 न्यायमूर्ति के पीठ के सामने सुनवाई हुई थी, और निर्णय दिया गया कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड। भारत के संविधान के मूलभूत तत्व बदल नहीं सकते। मूलभूत तत्व कौन से थे? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट, डेमोक्रेसी, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता। अब ये जो मूलभूत तत्व है, ये कोई भी सरकार आएगी तो ये बदल नहीं सकते। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायमूर्ति और चीफ जस्टिस का निर्णय है कि ये बदल ही नहीं सकते कोई सरकार, तो बदलने का कोई सवाल ही नहीं होता। जो बाकी 2 पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसमें जो सुधार करने की बात है, मैं कांग्रेस वालों को पूछना चाहता हूं। जब 1975 में इमरजेंसी आई, हमारे सब लोगों को जेल में भेजा था इंदिरा जी ने। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कोई सुनवाई नहीं थी। तब कोर्ट ने, अटॉर्नी जनरल नीरेन डे थे उस समय, उनको पूछा था कि कोई पुलिस कमिश्नर अगर निरपराध व्यक्ति को गोली मार देगा तो क्या उसके परिवार को, अगर उसकी हत्या हुई है तो न्याय मांगने का अधिकार नहीं है क्या? तो नीरेन डे ने सुप्रीम कोर्ट के सामने भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में ये जवाब दिया था कि मिलॉर्ड, आई एम सॉरी, बिकॉज ऑफ इमरजेंसी वो किसी के पास जाके न्याय नहीं मांग सकते, क्योंकि इमरजेंसी चल रही है। पूरे संविधान
तोड़ने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया और अब लोगों को गुमराह करने के लिए अपप्रचार कर रहे हैं कि बाबा साहब का संविधान, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, एनडीए की सरकार आएगी तो बदल देंगे। क्या हमने संविधान बदला? क्या हम संविधान बदलने वाले? क्या हम किसी को संविधान बदलने देंगे? इन तीनों सवालों का जवाब है कि बिल्कुल नहीं, हम ये होने नहीं देंगे। और झूठा प्रचार किया, जब कन्विंस करना नहीं जानता तब कंफ्यूज करने की कोशिश होती। भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, दलित आदिवासी समाज में जहर डालने के लिए इस प्रकार की बातें की जाती है। 18,000 आदिवासी बच्चों को गढ़चिरौली, सिरोंचा, एटापल्ली, अहेरी और आपके देवरी ब्लॉक में भी अंदर कहां, यहां भी स्कूल चलती है। हमारे 1800 टीचर है, 1 रुपया सरकार का अनुदान नहीं देते, आदिवासी के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हम आदिवासी विरोधी, दलित विरोधी, और जिन्होंने राजनीति में केवल माल कमाने का काम किया, एक पाव हटाओ, गरीबी हटाओ, हो गया विकास, इसके सिवा 60 साल में कुछ नहीं किया, वो लोगों को बता रहे कि हम संविधान बदल देंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि इनकी बातों पर विश्वास मत रखिए। आप जाइए, परखिए, कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति उसके गुणों से बड़ा होता है। मैं भी लोकसभा का चुनाव लड़ा, मेरे में हिम्मत है। मैंने 25,000 लोगों के सामने कहा कि मैं नागपुर का हूं और नागपुर की जनता मेरा परिवार है, मैं कोई जात पात को नहीं मानता और मेरा संस्कार है। मैंने कहा ऊपर में कि जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। हिम्मत किसकी? मैंने बोल दिया और मैं नहीं करता। और ऊपर से मैंने कह दिया कि जो वोट देगा उसका भी काम करूंगा और जो नहीं देगा उसका भी काम करूंगा। लोकतंत्र में मैं ये भेदभाव नहीं करूंगा। आप किसी भी नागपुर में किसी भी पार्टी वालों को, जात, पंथ, धर्म, भाषा बोलने वालों को पूछ लेना कि मेरे घर के दरवाजे उसके लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। और हम जातिवादी है, हम सांप्रदायिक है। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हमको जो संस्कार मिले वो यही मिले कि हम सब एक है, ये समाज अपना है, इतिहास, संस्कृति, विरासत हमारी है और राष्ट्रवाद के आधार पर इस राष्ट्र को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाना, भय, भूख, आतंक से मुक्त करना, हमारे देश को वर्ल्ड की सुपर इकोनॉमिक पावर बनाना, किसानों को समृद्ध बनाना, स्मार्ट शहर नहीं तो स्मार्ट विलेज बनाना और उसी के आधार पर हिंदुस्तान की प्रगति और विकास के लिए काम करना, यही हमारा विचार है। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं कि जो कांग्रेस पार्टी 60 साल में नहीं कर सकी वो काम केवल 10 साल में हमने करके दिखाया। आप एक बार वेरीफाई करिए, रोड में करिए, शिपिंग में करिए, पोर्ट में करिए, एग्रीकल्चर में करिए, आरोग्य सुविधा में करिए, एजुकेशन में करिए। अगर आप कन्विंस हो गए जरूर हमको वोट दें। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं। मैं संजय को बहुत पुराना जानता हूं, 25 साल से जानता हूं। जब पार्टी में नहीं आया तब भी जानता हूं, और जब वो आया पार्टी में तब भी मैं उसको लेके आया, तब भी जानता हूं। आदिवासी समाज का होने के बाद आपके ऊपर अगर अन्याय होता है, आपका कोई सवाल उठता है, तो उसके लिए संघर्ष करने की ताकत रखने वाला एक ईमानदार, कर्मठ उम्मीदवार के रूप में संजय कुराल आपके साथ। अभी उन्होंने कहा जिस रोड की बात की, मेरी भी आदत खराब है, मैं झूठे आश्वासन देता नहीं, चुनाव वाले टाइप का मैं नहीं देता। और मैंने उसको एक कहा है ये नेशनल हाईवे नहीं है, चुनाव के बाद मेरे पास आइए, मैं इसमें बैठकर कोई ना कोई मार्ग निकालने की ईमानदारी से कोशिश करूंगा। और मेरा विश्वास है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए एक कार्यक्षम, आपकी आवाज को बुलंद करने की क्षमता रखने वाला अच्छा उम्मीदवार संजय कुराल के रूप में खड़ा है। और मैं आपसे यह अनुरोध करने के लिए आया हूं कि आज प्रफुल्ल भाई भी यहाँ उपस्थित है। वो सही कह रहे थे
कि आमगांव के चुनाव में फाइट होती थी राष्ट्रवादी कांग्रेस और बीजेपी, अब दोनों एक हो गए। तो तीसरे पार्टी के हाथ में क्या रहा? चुनाव चिन्ह घंटा बजाओ, कुछ नहीं रहा, क्योंकि ये सब इधर ही आ गए। माहेश्वरी जी सब इधर है, पहले हर बार में आता था, ये उधर रहते थे। और इसलिए संजय की जीत होने वाली है। आप सबको सजग रखकर संजय को जिताकर महाराष्ट्र में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना इस महायुति की सरकार लानी है। और उसके लिए आपका सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। आप संजय को यह आशीर्वाद दीजिए। ये प्रार्थना करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। मुझे गोंदिया भी जाना है और 5 बजे रायपुर में छत्तीसगढ़ सरकार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, उसका उद्घाटन मेरे हाथ से, उसके लिए पहुंचना है, इसलिए थोड़ी जल्दी है। मैं फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, धन्यवाद। मुक्ताज अधिकारी